गुड मॉर्निंग। तो रिजिड रोटेटर की हम बात कर रहे थे कि डायटोमिक जो अणु हैं जिसमें दो अणु जिनका द्रव्यमान m1 और m2 है और दोनों के बीच की जो दूरी है वो कांस्टेंट है। तो इस तरह से जो रोटेशन होगा उस सिस्टम की जो जड़त्व व घूर्ण है उसकी कैलकुलेशन हमने की थी। I इज इक्वल टू म्यू टाइम्स आर स्क्वायर, यहाँ म्यू सम्मानित द्रव्यमान है। घूर्णन जो ऊर्जा है इस अणु की होगी 1/2 I ओमेगा स्क्वायर, ER जिसे हम कहेंगे। अब देखिए हम इस प्रॉब्लम को श्रोडिंगर इक्वेशन सॉल्व करके करते हैं, यानी आइगन वैल्यूज एंड आइगन फंक्शंस ऑफ रिजिड रोटेटर। तो जो ऊर्जा है घूर्णन ऊर्जा दैट इज हाफ I ओमेगा स्क्वायर, जिसको J स्क्वायर अपॉन 2I भी कह सकते हैं। J यहाँ पे I ओमेगा है, कोणीय संवेग है। क्योंकि m1 और m2 के बीच की जो दूरी है स्थिर है तथा v जो है वो 0 है। v क्योंकि आकर्षण या प्रतिकर्षण बल हम नहीं मान रहे यहाँ पर किसी भी तरह का, सिर्फ रोटेशन है, फिक्स दूरियां हैं दोनों के बीच की। तो लाप्लासियन ऑफ साई इज प्लस 2 म्यू h क्रॉस स्क्वायर ई आर माइनस 0 है v की वैल्यू, साई इज इक्वल टू 0। अब क्योंकि ये जो मोशन है ये 3 डायमेंशनल है तो हम इसे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में सॉल्व नहीं करेंगे, हम इसको सॉल्व कर रहे हैं स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स में। तो स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स के अंदर जो लाप्लासियन ऑपरेटर है वो लिखा जाता है 1/r स्क्वायर डेल बाई डेल आर, 1r स्क्वायर डेल बाई डेल आर प्लस 1/r स्क्वायर साइन थीटा डेल बाई डेल थीटा साइन थीटा डेल बाई डेल थीटा प्लस 1/r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डेल 2 बाई डेल फाई स्क्वायर। गणना की आसानी के लिए मैं मान लेता हूँ r इज इक्वल टू है 1 और जिससे जो I है वो म्यू आर स्क्वायर वो म्यू के बराबर हो जाएगा। और रेडियल पार्ट जो है इस एक्सप्रेशन के अंदर वो कांस्टेंट है क्योंकि रेडियल मोशन है नहीं, एक्चुअली थीटा और फाई में मोशन है। तो साई इज इक्वल टू थीटा एंड फाई, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन जो है वो हमने मान लिया सोल्यूशन है। जब इसमें साई की वैल्यू ये रखी जाएगी तो रेडियल पार्ट को तो आप हटा दीजिए क्योंकि तो 0 हो जाएगा। थीटा पे जो है वो थीटा पे ऑपरेट होगा, फाई पे नहीं लगेगा। और जब फाई पे डेरिवेटिव है जब 2 बार तो फाई वाला फंक्शन अंदर होगा और थीटा बाहर होगा। पूरी एक्सप्रेशन को थीटा और फाई से डिवाइड करने के बाद जो आपके पास एक्सप्रेशन आएगी वो कुछ इस तरह से लिखी जा सकती है कि 1/sin थीटा डेल बाई डेल थीटा साइन थीटा डेल बाई डेल थीटा प्लस 1/sin स्क्वायर थीटा डेल 2 बाई डेल फाई स्क्वायर थीटा एंड फाई प्लस 2I/h क्रॉस स्क्वायर ई आर थीटा फाई इज इक्वल टू 0। साइन स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो साइन थीटा अपॉन थीटा डेल बाई डेल थीटा साइन थीटा डेल थीटा बाई डेल थीटा 2I/h क्रॉस स्क्वायर ई आर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू माइनस 1/5 डेल 2 फाई बाई डेल फाई स्क्वायर इज इक्वल टू, ये दोनों साइड हो गई। ये एक्चुअली सेपरेशन ऑफ वेरिएबल कहलाता है। ये इक्वेशन जो है वो थीटा के अंदर आ गई, दूसरी पार्ट जो है वो सिर्फ फाई के अंदर। तो हमने इसको मान लिया कि ये इसी कांस्टेंट एम स्क्वायर के बराबर है। अब एम स्क्वायर के बराबर है यदि तो आप देखिए ये लेफ्ट साइड भी बराबर है और ये फाई वाली टर्म भी बराबर है। तो जब हमने एम स्क्वायर लिखा तो डेल 2 फाई बाई डेल फाई स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर फाई इज इक्वल टू 0। तो 1/sin थीटा डेल बाई डेल थीटा साइन थीटा डेल थीटा बाई डेल थीटा प्लस बीटा माइनस एम स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा थीटा इज इक्वल टू 0। इसको भी हम इक्वेशन नंबर ए मार्क कर रहे हैं। अब देखिए हमें दोनों इक्वेशन जो है वो सॉल्व करनी है। फाई वाली जो इक्वेशन है वो बड़ी इजीली सॉल्व हो सकती है। इसका जो सोल्यूशन है फाई फाई इज इक्वल टू ए ई रेज़्ड टू आयोटा एम फाई, ये इस एक्सप्रेशन का एक सोल्यूशन है। दूसरी चीज़ आप देखिए कि फाई जो है वो सिंगल वैल्यूड होना चाहिए, यानी फाई का वैल्यू 0 पर और फाई यदि 2 पाई हो तो ये दोनों एक ही पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हैं। यदि ये दोनों एक ही पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हैं तो इसका मतलब उसकी वैल्यू बराबर होनी चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि जो m है
आप देखिए ई रेस्ट टू आयोटा एम जीरो इज इक्वल टू ई रेस्ट टू आयोटा एम पाई, तो इससे ई रेस्ट पर टू आयोटा एम पाई जो है वो 1 के बराबर तभी होगा जब एम की वैल्यू 0 हो, ±1 हो, ±2 हो, ±3 हो। यही वैल्यूज़ हैं जो कि एम की होनी चाहिए, इसके अलावा कोई वैल्यू पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि यदि वैल्यू इसके अलावा कोई आप दोगे तो ये एक्सेप्टेबल ही नहीं है। अब देखिए थीटा वाली इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम cos थीटा इज इक्वल टू एक्स रख रहे हैं, तो डेल्टा थीटा बाई डेल्टा थीटा, डेल्टा थीटा बाई डेल्टा एक्स बाई डेल्टा थीटा इज इक्वल टू, ये हम सॉल्व कर रहे हैं, वेरिएबल चेंज कर रहे हैं थीटा की बजाय एक्स, तो ये हो गया माइनस साइन थीटा डेल्टा थीटा बाई डेल्टा एक्स, ये आना चाहिए। तो आप यहाँ पे ये कह सकते हैं डेल्टा बाई डेल्टा थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा डेल बाई डेल एक्स, तो यहाँ पे ये चेंज होगा वेरिएबल। इसी तरह से इस को यदि आप यही इक्वेशन के अंदर रख दें तो डेल बाई डेल एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर डेल थीटा बाई डेल एक्स प्लस बीटा माइनस एम स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0। ये जो एक्सप्रेशन लिखी हुई है इस इक्वेशन को एसोसिएटेड लीजेंडरी इक्वेशन कहते हैं। इस इक्वेशन को हम यहाँ सॉल्व नहीं करेंगे, क्योंकि सॉल्व करना ये स्पेशल फंक्शन की एक इटसेल्फ प्रॉब्लम है, तो हम उस पूरी एक्सप्रेशन को यहाँ पे सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो मैं यहाँ पे जो सॉल्यूशंस हैं और किन कंडीशंस के अंदर आ सकते हैं वही हम लिख रहे हैं, और वही हमारे लिए इस प्रॉब्लम के अंदर यहाँ पे यूज़फुल है। तो पहली बात तो ये कि इस इक्वेशन के जो एक्सेप्टेबल सॉल्यूशन है वो तभी निकल सकते हैं जब बीटा इज इक्वल टू जे प्लस 1 हो और विद जे इज इक्वल टू 0 1 2। यदि इसके अलावा बीटा की कोई वैल्यू है तो इस इक्वेशन का कोई कन्वर्जिंग सोल्यूशन ही नहीं निकलता। तो इस इक्वेशन का एक्सेप्टेबल सोल्यूशन तभी निकलता है। यहाँ पे जे जो है इसको कह देते हैं रोटेशनल क्वांटम नंबर। तो इससे देखिए क्या निकलती हैं आइगन वैल्यूज 2i ई आर अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू जे प्लस 1, या ई आर इज इक्वल टू एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2i जे प्लस 1। तो इस एनर्जी की वैल्यूज़ को आप देखिए कि रोटेशनल एनर्जी जो है अणु की, जो जिसमें डायटोमिक अणु है वो लगातार नहीं है, उसमें जे की वैल्यू 0 होगी तो मिनिमम एनर्जी 0 होगी, 1 होगी तो उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू आएगी, फिर 2 होगा, फिर उसके बाद नेक्स्ट वैल्यूज आएंगी। तो रोटेशनल एनर्जी इज़ क्वांटाइज्ड। और यहाँ पे साथ में लिखा है वेव फंक्शन क्या होगा, वो होगा स्फेरिकल हार्मोनिक्स है वाई जे जो एम थीटा फाई है, जिसकी वैल्यू है 1/√2, ये नॉर्मलाइज्ड है 2j प्लस 1 फैक्टोरियल j माइनस मॉडुलस ऑफ m अपॉन 2j प्लस फैक्टोरियल ऑफ m पी जे एम कॉस थीटा ई रेज़ टू आयोटा एम फाई। जहाँ पे पी जे एम क्या है, एसोसिएटेड लीजेंडरी पॉलिनोमियल है, जिसकी वैल्यू जो है वो जो लीजेंडरी पॉलिनोमियल है उसका mth डेरिवेटिव है, जैसा यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये एक्सप्रेशन जो है वो आपको वेव फंक्शन देता है और वो वाल देता है एनर्जी की आइगन वैल्यूज़। अब एनर्जी आइगन वैल्यूज़ जो है वो हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो इसलिए कि उससे हमारा स्पेक्ट्रम डिसाइड होगा कि रोटेशनल यदि कोई अणु गति करता है तो उसका रोटेशनल एनर्जी की वजह से स्पेक्ट्रम किस तरह का आएगा, तो उसकी हम बात करेंगे नेक्स्ट टाइम।